नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिकार स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक फुल प्रैक्टिस सेट को 20 क्वेश्चन हिंदी, 40 उत्तराखंड और 40 जीके में से रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ दोस्तों रहेगा। पूरे 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप लिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है और आज शुरुआत होगी दोस्तों उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद हिंदी, उसके बाद दोस्तों फिर जीके जीएस के प्रश्नों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वंदे मातरम योजना कब से प्रारंभ हुई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2004 में। 9 फरवरी 2004 को दोस्तों ये योजना आई थी, याद रखिएगा, 9 फरवरी 2004। और ये योजना दोस्तों गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देने से संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। 2005 में दोस्तों योजना आई थी जननी सुरक्षा योजना, ये भी याद रखिएगा। जननी सुरक्षा योजना दोस्तों ये आई थी कब? अप्रैल 2005 में। और पिछले साल दोस्तों 2021 में 2 अगस्त 2021 को दोस्तों एक योजना आई थी, उसका नाम है मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना दोस्तों ये कब आई थी? 2 अगस्त 2021 को, इसे भी याद रखेगा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, 2004। गुजरात की काकड़िया झील की तर्ज पर उत्तराखंड की किस झील के विकास की योजना है? तो काकड़िया झील दोस्तों कहाँ है? ये है गुजरात में, 1 नंबर के लिए इसे याद रखिए। और उत्तराखंड की दोस्तों काकड़िया झील की तर्ज पर किस झील का निर्माण किया जाएगा? ये दोस्तों सूर्यधार झील, जो कि दोस्तों दून में है। नैना झील, तल्लाताल झील नैनीताल, और बासुकी ताल दोस्तों ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग टिहरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के तीसरे क्रम के राज्यपाल कौन थे? ये आपको यहाँ पर बताना है। पहले नंबर पर आए दोस्तों कौन? सुरजीत। दूसरे नंबर पर सुदर्शन। तीसरे नंबर पर बीएल जोशी। चौथे नंबर पर मार्गरेट अलवा, जो कि पहली महिला राज्यपाल थी। कौन? ऑप्शन नंबर सी, मार्गरेट अलवा। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बीएल जोशी, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्रम मैंने आपको बता दिए, क्रम वाइज अगर लगाने को आएगा इन 4 राज्यपालों का, तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं अगर एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बनता है तो। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वीरांगना तीलू रौतेली की समाधि स्थल है? कोदिया बगड़ में दोस्तों वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये होगा नहीं। चंबा में वीर गब्बर सिंह स्मारक है। तो बीरोखाल पौड़ी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। तीलू रौतेली की मूर्ति दोस्तों ये है बीरोखाल पौड़ी में है, तो ये आपको बिल्कुल बिल्कुल याद रखना है। तीलू रौतेली की दोस्तों जयंती मनाई जाती है 8 अगस्त को, क्योंकि इनका जन्म 8 अगस्त 1661 को हुआ था, इसलिए। और गढ़वाल की झांसी की रानी ने कहा जाता है, जॉन ऑफ आर्क भी ने कहा जाता है तीलू रौतेली को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हिमालय का पाद किस श्रेणी को कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शिवालिक हिमालय को कहा जाता है हिमालय का पाद। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। शिवालिक को दोस्तों हिमालय का पाद या फिर बाही हिमालय भी से कहा जाता है। और शिवालिक श्रेणी का दोस्तों जो प्राचीन नाम था ना, ये भी एग्जाम में आ चुका है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम ये था दोस्तों क्या? मैनाक पर्वत। ये भी याद रखिएगा, मैनाक पर्वत था, ये भी आयोग ने प्रश्न पूछा हुआ था। और शिवालिक श्रेणी में दोस्तों जीवाश्म भी पाए जाते हैं, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, रुड़की शहर को नगर निगम कब बनाया गया? तो नगर निगम दोस्तों बनाया गया रुड़की को कब? 2011 या 13, इन दोनों में से दोस्तों टक्कर है। 2011 या 13 दोस्तों ये बनाया गया 2013 में, ऑप्शन नंबर सी। 2013 में रुड़की को नगर निगम बनाया गया। नगर निगम दोस्तों वर्तमान में कितने हैं? दोस्तों वर्तमान में 8 नगर निगम हैं, ये याद रखेगा। अगला प्रश्न है, किस पर्वत को किलर माउंटेन कहते हैं? किलर माउंटेन दोस्तों नंदा देवी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 78-17 इसकी ऊंचाई है। कामेट की दोस्तों ऊंचाई याद रखिए 77-56 मीटर है। पंचाचूली दोस्तों 6904 है। और त्रिशूल दोस्तों 7120 है। और बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? ये आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा, बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है। अगला है, झूपिया आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों जो ये झूपिया आभूषण है ना, इसे जोहार जाति के लोग पहनते हैं पिथौरागढ़ में, तो ये पहना जाता है गले में। तो इसलिए दोस्तों बन सकता है एग्जाम में झूपिया, ये पहना जाता है गले में। अगला है, राज्य की सबसे कम जनसंख्या किस जनपद में है? इसे देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग दोस्तों इसका सही उत्तर होगा। चंपावत का दोस्तों क्षेत्रफल कम है, इसका दोस्तों क्षेत्रफल कम है किसका? चंपावत का, 1766।
सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? चंपावत का है। उसके बाद 1984 आता है रुद्रप्रयाग का। लेकिन दोस्तों जनसंख्या कम यहाँ पर होगा रुद्रप्रयाग पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर दोस्तों आएगा चंपावत, दूसरे नंबर पर चंपावत, पहले नंबर पर रुद्रप्रयाग, दूसरे नंबर पर चंपावत, तीसरे नंबर पर बागेश्वर और चौथे नंबर पर दोस्तों उत्तरकाशी। ये इनका दोस्तों क्रम है कम जनसंख्या से ज्यादा जनसंख्या का। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग। सिपाहिया किस प्रकार का नृत्य? सिपाहिया यानी कि दोस्तों आप सिपाही से समझ सकते हैं, तो ये हो जाएगा देश प्रेम नृत्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर दिया हुआ केदार नृत्य। दोस्तों जो एक केदार नृत्य है, मंडाण नृत्य को, अब लगे लो मंडाण, मतलब कि जो मंडाण नृत्य है, मंडाण नृत्य को ही केदार नृत्य भी कहा जाता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है और ये 4 तालों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, पर्वतीय शीतोष्ण वन कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? ये 1800 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर दोस्तों पाए जाते हैं। परीक्षा वाणी में प्रश्न आपको आसानी से मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बांज। अब दोस्तों बांज का यहाँ पर वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है, बांज क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा। दोस्तों बांज का वैज्ञानिक नाम आएगा तो याद रखिएगा, क्वेरकस ल्यूकोटाइकोफोरा ये बांज का वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक नाम है। दोस्तों ये किस तरह का वृक्ष है यहाँ पर पूछा गया। पतझड़ दोस्तों कतई नहीं, इसका सही उत्तर दोस्तों शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है, ना कि उष्ण कटिबंधीय। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, बांज शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है। तो ये दोस्तों आपको याद रखिएगा। पूरे विश्व में दोस्तों दुनिया में इसकी 40 प्रजाति मिलती है और उत्तराखंड में 5 प्रजाति इसकी मिलती है। सफेद हो गया, हरा या मोरू, भूरा, फलियाट और एक और कोई रियास तरह का कोई बांज है। तो 5 दोस्तों इनकी प्रजातियां उत्तराखंड में मिलती हैं। कोर्णधारी वनों का प्रमुख वृक्ष दोस्तों यह है चीड़। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मिरासी जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? मसकबीन, तुरही, इकतारा या सारंगी। दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सारंगी। तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बरमी बुग्याल स्थित है। बरमी बुग्याल दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग में, बिल्कुल याद रखिएगा। रुद्रप्रयाग में से कमी बुग्याल है। कसनी खर्क बुग्याल दोस्तों ये भी रुद्रप्रयाग में ही है। चमोली में दोस्तों बहुत सारे बुग्याल मिल जाएंगे, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। चमोली में जैसे दोस्तों कुछ बुग्याल, घस्तोली हो गया, रताकोण, लक्ष्मीबल, सतोपंथ है, तो ये सारे बुग्याल चमोली में है। अगला प्रश्न है, केदार कांठा बुग्याल दोस्तों उत्तरकाशी में है। बहुत सारे बुग्याल हैं, पवाली कांठा, केदार कांठा। अगला प्रश्न है, राज्य में विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसने रखा था? तो ये रखा था दोस्तों एनडी तिवारी ने, नारायण दत्त तिवारी, बिल्कुल याद रखेगा। विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधानसभा में सर्वप्रथम एनडी तिवारी ने ही रखा था। अगला प्रश्न है, हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी किसे माना जाता है? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माया देवी को माना जाता है हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी। चंडी देवी दोस्तों नील पर्वत पर है। मनसा देवी दोस्तों बिल्लू पर्वत पर है। गुरना माई दोस्तों ये पिथौरागढ़ में है। नहीं, गुरना माई दोस्तों ये चंपावत में है। गुरना माता ये पिथौरागढ़ में है। तो ये गुरना माई चंपावत में है। इसका सही उत्तर होगा हरिद्वार की अधिष्ठात्री देवी माया देवी। अगला प्रश्न है, सदाबहार प्रश्न है, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू हुई? तो 1874, बिल्कुल याद रखिएगा, हेनरी रैमजे के समय से। पद्म भूषण सम्मान 2020 से सम्मानित अनिल प्रकाश जोशी का संबंध किस जनपद से? दोस्तों इनका जन्म हुआ था कोटद्वार में, तो कोटद्वार हो जाएगा इसका सही उत्तर पौड़ी। तो पौड़ी दोस्तों इसका सही उत्तर होगा किस जनपद से? तो पौड़ी से। हेस्को के दोस्तों संस्थापक हैं, ये भी याद रखिएगा। हेस्को संस्था 1979 में और 2005 में दोस्तों इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति कौन है? विनोद गुसाई, पद्म बहादुर मल्ल, हरीश चंद्र रावत या हरि सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हरीश चंद्र सिंह रावत। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले उत्तराखंड के प्रथम व्यक्ति हैं। 1965 के आसपास दोस्तों ये चढ़े थे। अगला प्रश्न है, पटवारी घराट एवं चाय किनकी पुस्तक है? यह है दोस्तों आरस्टोलिया, आरस्टोलिया की है, बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा। भजन सिंह भी दोस्तों ऑप्शन में है। भजन सिंह की दोस्तों पुस्तक है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय। राहुल सांकर ने दोस्तों मध्य एशिया के इतिहास के लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला था। शेखर पाठक उत्तराखंड में कुली बेगार पर था। और पटवारी एवं घराट दोस्तों ये पुस्तक हो जाएगी यहाँ पर हमारा आरस्टोलिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक किसने जीता? ये प्रश्न दोस्तों बन सकता है क्योंकि दोस्तों 2021 में होता है। ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से
पहला पदक किसने जीता दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा मीराबाई चानू। बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ आपदा के कारण मलबे में समा गए किस कुंड को अभी हाल ही में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ने खोज निकाला। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान दोस्तों उत्तरकाशी में है। 14 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसने दोस्तों किस कुंड को अभी खोज निकाला, क्योंकि दोस्तों केदारनाथ पुनर्निर्माण का कार्य भी नेहरू पर्वतारोहण संस्थान को ही सौंपा गया था। ये दोस्तों जब आपदा आई थी ना, केदारनाथ आपदा जो 2013 की है, 17 जून 2013 की, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो उसका निर्माण पुनर्निर्माण कार्य भी दोस्तों ये नीम को ही सौंपा गया था। तो ये दोस्तों जो चारों कुंड है यहाँ पर ऑप्शन में, जैसे रेतस कुंड है, हवन कुंड है, उदक कुंड है, हंस कुंड है, ये सभी केदारनाथ धाम के पास है। और किस कुंड को खोज निकाला, तो उदक कुंड हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्रैक्टिस से दोस्तों आपको पता चलता है कि कहाँ पर कमियां दोस्तों रह रही हैं, इसलिए दोस्तों प्रैक्टिस सेट आप जरूर से लगाएं। इसमें दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्स्ट बुक पास के बारे में, जो कि दोस्तों 550 से ज़्यादा एग्जाम के लिए, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है या सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है या अन्य कोई एग्जाम है, तो सभी एग्जाम के लिए दोस्तों इसमें आपको एसएस मिलता है। अभी दोस्तों 25% छूट दोस्तों आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अभी दोस्तों डील ऑफ द मंथ यहाँ पर चल रही है। ईयरली पास दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको 375 का पड़ेगा। उसमें दोस्तों आपको मेरा कोड यूज करना है SSP। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों लिंक मिल जाएगा और टेक्स्ट बुक ऐप दोस्तों आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। और मेरा दोस्तों जो कोड है वो है SSP, ये आपको डालना है और सिर्फ दोस्तों 375 रुपये का 1 ईयर दोस्तों आपको टेक्स्ट बुक पास यहाँ पर मिलने वाला है। तो देर ना करें दोस्तों, आज ही इसे जरूर से आप ले लें। और दोस्तों ये दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आपको 3 जुलाई की मध्य रात दोस्तों ये ऑफर चला है, तो जल्दी से दोस्तों आप इसे कर लीजिएगा। सब एग्जाम के लिए है, डील ऑफ द मंथ अब यहाँ पर चल रही है। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति कहाँ लाई जाती है। तो ये लाई जाती है दोस्तों योगदान बद्री में। और योगदान बद्री, आदि बद्री, वृद्ध बद्री, भविष्य बद्री, ये सभी दोस्तों हैं चमोली में। और शीतकाल में दोस्तों भगवान बद्रीनाथ की पूजा कहाँ होती है, ये होती है दोस्तों जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में। ये भी दोस्तों आप बिल्कुल बिल्कुल याद रखेगा, एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है, कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये आपको बताना है, केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। बद्रीनाथ मंदिर दोस्तों जोशीमठ ब्लॉक में है, ये भी याद रखेगा, ये भी प्रश्न बन सकता है। चमोली जनपद के किस ब्लॉक में है, तो जोशीमठ ब्लॉक में, ये भी प्रश्न बन सकता है। और जीर्णोद्धार कराया दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर का दौलत राव सिंधिया ने। कड़ाई उत्सव भी यहाँ मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, शक्तिपीठ पूर्णागिरि में सती माता का कौन सा अंग गिरा था। ये पूर्णागिरि दोस्तों ये चंपावत की यहाँ पर बात हो रही है, टनकपुर के पास ये पड़ता है। यहाँ दोस्तों हो जाएगा नाभि, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। अगला प्रश्न है, टिम्बर सैण महादेव मंदिर स्थित है। तो उत्तराखंड में दोस्तों टिम्बर सैण महादेव मंदिर ये है चमोली में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुदिया खाटल किसका पुराना नाम था। तो ये था दोस्तों त्यूनी का, देहरादून में है। विकास नगर का दोस्तों चूर्णपुर था। कालसी, कालकूट, इसका सही उत्तर का दोस्तों त्यूनी। अगला प्रश्न है, काली कुमाऊं का शेर कहे जाने वाले हर्षदेव औली किस जिले के निवासी थे। ये थे दोस्तों चंपावत के, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। खेती खान चंपावत के दोस्तों, ये 1890 में इनका जन्म हुआ था। और इनको दोस्तों काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा, काली कुमाऊं का शेर। और इनसे दोस्तों जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको याद रखना है, 1929 का दोस्तों जो लाहौर का ऐतिहासिक कांग्रेस अधिवेशन हुआ था ना, इससे प्रश्न कई बार बनता है एग्जाम में। इसमें दोस्तों इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। और हर्षदेव औली ने दोस्तों 1930 में जंगलात कानून के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में दोस्तों बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, तो याद रखेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपावत। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के उत्तराखंड से एकमात्र सदस्य कौन थे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा भवानी सिंह रावत। बिल्कुल याद रखिएगा, भवानी सिंह रावत। और दुगड्डा में दोस्तों शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी, ये की थी भवानी सिंह रावत ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, 1947 1962। दोस्तों इन दोनों को दिया जा चुका है। पहला परमवीर चक्र मेजर सोमनाथ को
और मेजर शैतान सिंह को भी दोस्तों 1962 में दिया जा चुका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न उद्योगों में से कौन सुमेलित नहीं है? ऊनी वस्त्र उद्योग नैनीताल, बिल्कुल सही है। ताम्र उद्योग ताम्र नगरी, पीतल नगरी अल्मोड़ा को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। कालीन उद्योग दोस्तों मुंशियारी, पिथौरागढ़, डीडीहार दोस्तों ये भी सही है। कत्था उद्योग देहरादून, नहीं नहीं नहीं, कत्था उद्योग दोस्तों ये होगा हल्द्वानी, कत्था उद्योग दोस्तों ये होगा हल्द्वानी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? एक तरफ दोस्तों खिलाड़ी दिए हुए हैं और एक तरफ उनका खेल दोस्तों दिया गया है। सुरेंद्र सिंह वल्दिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों नौकायन से है, बिल्कुल सही है। अरुण जखमोला का संबंध, एक नंबर के लिए यही आया था एक बार, अरुण जखमोला का संबंध दोस्तों वॉलीबॉल से है। मधुमिता विष्ट बैडमिंटन क्यों इन्हें कहा जाता है? तो ये भी सही है। स्नेहा राणा दोस्तों जूडो नहीं, स्नेहा नहीं है, स्नेह राणा इनका नाम है, स्नेह राणा, ये दोस्तों देहरादून की हैं और ये दोस्तों क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर हैं, आप बहुत से लोग जानते भी होंगे, तो क्रिकेटर हैं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है? पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ है। केदारनाथ, चमोली, रुद्रप्रयाग, अस्कोट, पिथौरागढ़, नंदौर, नंदौर दोस्तों कहाँ? नंदौर वन्य जीव विहार नैनीताल, और गोविंद दोस्तों उत्तरकाशी। तो सबसे बड़ा दोस्तों ये हो जाएगा केदारनाथ वन्य जीव विहार, जो कि दोस्तों 1972 में स्थापित हुआ था। सबसे बड़ा है, 967 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला, कौन से ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? दोस्तों ये हो जाएगा महासर ताल टिहरी को, मासूकी ताल अभी हमने देखा था रुद्रप्रयाग टिहरी, सहस्त्र ताल दोस्तों टिहरी में है, गढ़वाल क्षेत्र का बड़ा ताल है। डोडी ताल दोस्तों ये उत्तरकाशी में है, 6 कोनों वाला ताल है। अगला प्रश्न है, नौगांव किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपको यहाँ पर बताना है, नौगांव किस नदी के तट पर है? दोस्तों नौगांव कहाँ है? वैसे उत्तरकाशी में है, तो उत्तरकाशी में दोस्तों पहली बात अलकनंदा होगा नहीं, इनमें से हो सकता है, इन तीनों में से। तो नौगांव दोस्तों ये हो जाएगा यमुना नदी के तट पर है। अगला, कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है? नैना झील नैनीताल, झिलमिल ताल, चंपाओ, तड़ाक ताल अल्मोड़ा, बैजनाथ झील बागेश्वर दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा बैजनाथ झील, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये दिया गया दोस्तों कब? 1 अप्रैल 2001 को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। वैसे 1 मई 2001 को दिया गया था, 1 अप्रैल 2001 से ही माना गया। बर्च नाम से कौन सा वृक्ष जाना जाता है? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। भोजपत्र, बांज, बुरास या साल, ये हो जाएगा दोस्तों भोजपत्र, हिमालय क्षेत्रों में मिलता है भोजपत्र। अगला प्रश्न है, राज्य में सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना कब चलाई गई? तो उत्तराखंड में दोस्तों उस समय यूपी के अंतर्गत ही, उस समय उत्तराखंड में, तो सिंचाई में दोस्तों सिंचाई के अंतर्गत निःशुल्क बोरिंग योजना ये कब चलाई गई थी? तो 1985 का बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, राज्य में उत्पादित सेब को दिल्ली में किस नाम से जाना जाता है? हिमाचली या न्यूजीलैंड, इनमें ही दोस्तों टक्कर है, हिमाचली या न्यूजीलैंड। तो राज्य में उत्पादित सेब को दोस्तों दिल्ली में बेचा जाता है न्यूजीलैंड ब्रांड नाम से, ऑप्शन नंबर डी। बाकी उत्तराखंड में हिमाचली हो जाएगा न्यूजीलैंड। अगला, शिवालिक श्रेणियां व दून घाटी में कौन सी मृदा पाई जाती है? टर्सरी, पर्वतीय, तराई या चारागाही? तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों टर्सरी मृदा पाई जाती है शिवालिक श्रेणी व दून घाटियों में। अगला प्रश्न है, चारागाही दोस्तों जहाँ पशु चरते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। बहुवचन दोस्तों बताना आपको, आंख का बहुवचन क्या होगा? कुल मिला के प्रश्न हमारा इतना ही है, आंख का बहुवचन दोस्तों क्या होगा ये आपको बताना है। वैसे दोस्तों आंख का आंख भी रहता ही है, क्योंकि आंख में दोस्तों दोनों आंखें आ जाती ना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आंख है नहीं, तो आंखें एक ख कर लेंगे, क्योंकि ये आंख का ये चंद्रबिंदु आंख हो, ये तो होगा नहीं, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। वैसे ज्यादातर आंख ही रहता है, जैसे चाकू का रहता है, चाकू ही रहता है। अगला प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, वहां सब प्रकार की क्या वस्तु उपलब्ध है? नहीं, ये वस्तु ये दोस्तों गलत हो जाएगा। वस्तु उपलब्ध, दोस्तों वस्तु तो फिर एक ही के लिए हो जाएगा ना, वस्तुओं उपलब्ध है, वहां सब प्रकार की वस्तुओं उपलब्ध नहीं कहेंगे ना, वहां सब प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध हैं, ये हो जाएगा सही। अगला है, पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है, देख लेते हैं। पंडित के लिए दोस्तों बताना है पंडित, विज्ञ कहते हैं पयोधर, नहीं नहीं दोस्तों ये मिल गया यहाँ पर पयोधर,
ये पयोधर दोस्तों किसके लिए है? ये दोस्तों है बादल के लिए। पयोधर होता है बादल का, जलधर भी इसे कहा जाता है और मेघ भी कहा जाता है, घन भी कहा जाता है, बाकी बादल तो है ही है। तो पयोधर दोस्तों नहीं होगा। बाकी पंडित को दोस्तों विज्ञ कहा जाता है, ज्ञानी हो गया, मनीषी हो गया, कोविद हो गया, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जो दिए गए एक शब्द का सही संधि विच्छेद का विकल्प हो उसका यहाँ पर चयन करना है। स्वेच्छा, क्या होगा दोस्तों? स्वेच्छा, स्वे धन इच्छा, ऑप्शन नंबर डी, ये नहीं होगा। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, स्व धन इच्छा दोस्तों इसका सही उत्तर है, ये इसका सही संधि विच्छेद है। और इसमें कौन सी संधि होगी दोस्तों? ये होगी गुण संधि, गुण संधि। अगला प्रश्न है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अग्नि को दोस्तों आग कहते हैं, हुतासन कहते हैं, किसानु कहते हैं, वहीन कहते हैं, यातुधान कहते हैं। दोस्तों सलील दोस्तों जो है ना, जल का है, जल नीर तोय दोस्तों, सलील है जय का, जल का, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी का विकल्प नहीं है। जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, कौन सा नहीं होगा? प्राज्ञ यानी कि दोस्तों चतुर, महाज्ञानी, विद्वान। अब अवमति दोस्तों, ये कुमति अवमति नहीं होगा ना, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही विकल्प, वह अन्य में आएगा। तुम लगता है कि गलत फहमी में हो, तो कौन सा दोस्तों होगा यहाँ पर? ये होगा दोस्तों तुम आ गया ना, ये हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमें लगता है गलत फहमी में, ये पूरा हमें आपको नहीं पढ़ना है, वैसे भी सिर्फ तो वह, मैंने, हम, क्योंकि तुम ये सब सर्वनाम है, तो तुम हो जाएगा दोस्तों मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण। अगला प्रश्न है, यहाँ पर भी भरना है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प हो। समुद्र के पास जाते ही आधी आधी आ जाती है, अधि आधी नहीं, आधी थकान गायब हो जाती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आएगा आधी। अगला प्रश्न है, चौधरी का दोस्तों स्त्रीलिंग यहाँ पर आपको बताना है। चौधरी का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये होगा दोस्तों चौधरीन होगा, चौधारी नहीं, चौधराइन होगा। पंडित का जैसे पंडिताइन होगा, चौधरी का दोस्तों चौधराइन होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विलोम का सही विकल्प है। ये यहाँ पर आपको बताना है। धृष्ट का दोस्तों विलोम होता है विनीत, क्योंकि दोस्तों कुछ दिन पहले हमने देखा था विलोम शब्द को, तो धृष्ट का होता है विनीत। अगला प्रश्न है, एकाक्षरी भाषा परिवार से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर बताना है। एकाक्षरी भाषा परिवार से दोस्तों संबंधित है चीनी भाषा परिवार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? 5 बोलियां हैं, बांगरू, हरियाणवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज। दोस्तों ये है डोगरी, दोस्तों नहीं होगा, डोगरी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत ध्वनि है, ये आपको यहाँ पर बताना है कौन सी है। हिंदी की अग्र मस्त तो ई ये भी आएंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राचीन देवनागरी लिपि का विकास से हुआ है दोस्तों, ये हुआ है कुटिल लिपि से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। भाववाचक संज्ञा तप, तीर, भरत, चिंता, चिंता दोस्तों ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही उत्तर है भाव दोस्तों चिंता। अगला प्रश्न, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। तो इसमें देखते हैं कि किसमें प्रत्यय नहीं है। मर्मज्ञ, कृपालु, वैज्ञानिक, एक, कृपालु, आलू, अनुवाद। दोस्तों ये देखिए अनु दोस्तों ये उपसर्ग है, ये अनु उपसर्ग है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जिसका निवारण न हो सके के लिए एक शब्द है दोस्तों, उसे कहते हैं अनिवार्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। भला मैं क्या कर सकता हूँ? बहुत कुछ कर सकता हूँ। भला मैं क्या कर सकता हूँ वाक्य में भला क्या है? अब भला दोस्तों सर्वनाम है, देखते ही काटिए, सर्वनाम नहीं है। संज्ञा आपको लग रहा है कि किसी का नाम कुछ इस तरह का है, भला, भोला हो सकता है भला, तो दोस्तों ये नहीं होगा। ये विशेषण भी दोस्तों कोई भला, भलाई होता तो हम कहते, तो भला दोस्तों ये हो जाएगा अव्यय, ऑप्शन नंबर सी। अगला, वह मेरी कार है, वाक्य में कौन सा कारक है? वह मेरी कार है, तो ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। तो वह दोस्तों किसकी कार है? तो संबंध है ना, तो किसकी कार है दोस्तों? मेरी कार है, तो संबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। का की रा रे री ना नी संबंध में आता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? अच्छा प्रश्न दोस्तों बन सकता है। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? दोस्तों ये होता है मध्यम पुरुष
पुरुष सर्वनाम का प्रयोग होता है श्रोता के लिए, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का महान न्यायवादी कब तक पद धारण करता है? 5 वर्ष के लिए दोस्तों बिल्कुल नहीं होगा, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों महान्यायवादी अपना पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत दोस्तों रहते हैं। वर्तमान में दोस्तों कौन है? तो के वेणुगोपाल हैं और इनका दोस्तों अभी 3 माह के लिए कार्यकाल अभी बढ़ाया गया है। ये भी दोस्तों याद रखिएगा। पहले महान न्यायाधीश दोस्तों कौन थे? वो थे दोस्तों सीतलवाड़, MC सीतलवाड़ थे, ये भी याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा कार्यकाल था वो भी दोस्तों MC सीतलवाड़ का ही था। यहाँ पर उत्तर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। अगला है, उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति एक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों, ये 2 वर्ष होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? दोस्तों ये हो जाएगा राज्यपाल के परामर्श से। जैसे उत्तराखंड में दोस्तों लगा था ना, या किसी भी राज्य में लगे तो राज्यपाल के परामर्श से ही राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगता है। तो अनुच्छेद 356 में है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल 352, वित्तीय 360। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, ये हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति, ऑप्शन नंबर डी। लोक लेखा समिति में दोस्तों 22 सदस्य होते हैं, ये भी आप बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसको प्राप्त है? दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान में करने का अधिकार किसे प्राप्त? दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा अध्यक्ष, संयुक्त संसदीय समिति। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर हमारा लोकसभा अध्यक्ष को है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल 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 सही उत्तर। दल बदल दोस्तों ये आया कब था? तो 1985 में आया था। 52वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1985 में 10वीं अनुसूची दोस्तों इसमें जोड़ी गई थी। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार, तो मूल अधिकार दोस्तों हमने कहां से लिए हैं? ये लिए दोस्तों USA से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, बिल्कुल 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 याद रखेगा। अगला प्रश्न है, भारत संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? अब दोस्तों यहाँ पर भाग पूछ दिया, अनुच्छेद होता है दोस्तों, अनुच्छेद कौन सा होगा? अनुच्छेद 368 में है। अब दोस्तों 20 और 21 में होगा, क्योंकि दोस्तों भाग 3 में मूल अधिकार है, भाग 4 में DPSP नीति निर्देशक तत्व है, तो अनुच्छेद 368 में हमें जाना है दोस्तों, ये भाग 20 में है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1972 में राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन का दौरा किया था? ये आपको दोस्तों यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों रिचर्ड निक्सन। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्न में से सही कालक्रम। जितना बड़ा क्वेश्चन उतना आसानी से दोस्तों आप उत्तर निकाल सकते हैं। लास्ट वाला दोस्तों देखते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में आपको पता है, बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में है। तो पहले कौन हुआ? प्लासी वाला, तो ऑप्शन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अब 2 में बक्सर है। अब दोस्तों वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, तो 1760, उससे पहले 1757 प्लासी का, तो ये वांडीवास आ गया यहाँ पर, तो ये होगा नहीं दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अंबुर का युद्ध दोस्तों जहां तक मुझे याद है ये 1749 या 50 में कहीं हुआ था, अंबार का, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी प्लासी 1757 बिल्कुल पूरी तरह से याद है, वांडीवास 1760, बक्सर 1764, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इनको मिलाना था, उत्तर आ गया है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? ये आपको दोस्तों बताना है, ये हो जाएगा पेरिस की संधि के फलस्वरूप दोस्तों कर्नाटक का तृतीय युद्ध समाप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, बाबर ने पहली बार पश्चिम में कहां से होकर भारत में प्रवेश किया? दोस्तों ये क्या? पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, फैजी निम्नलिखित में से किसके दरबार में रहा? तो फैजी भैया दोस्तों किसके दरबार में रहे? हुमायूं, दारा सिको, बहादुर शाह, जफर अकबर। तो दोस्तों ये अक्कू बाबा के दरबार में, ऑप्शन नंबर डी।
अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका काल संगमरमर का काल कहलाता है? जबरदस्त प्रश्न है दोस्तों, ये हो जाएगा शाहजहां का काल संगमरमर का काल कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का। अगला प्रश्न है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है दोस्तों, ये माना जाता है मोहम्मद गोरी को। अगला प्रश्न है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो मानवेंद्र नाथ रॉय, एम एन रॉय। 1919 में दोस्तों ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। एक प्रश्न ये बन गया, अच्छी बात है ना, कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ था? दोस्तों ये हुआ था 1918 का मुंबई अधिवेशन, ऑप्शन नंबर बी, याद रखेगा। अगला है, नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों भूल कर भी आपको उत्तर टिक नहीं करना है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर ने। 1930, 31, 32 दोस्तों ये लगातार तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए थे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? दोस्तों ये वेनेजुएला में है। कौन सा जलप्रपात है? तो अंजील जलप्रपात है। किस नदी पर है? तो करोनी नदी पर है, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सागर स्थलबद्ध है? ये आपको यहाँ पर बताना है। जबरदस्त प्रश्न है। इसका सही उत्तर दोस्तों अरल सागर, अरल सागर, ऑप्शन नंबर डी। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो पूछा जाने वाला दोस्तों प्रश्न है ये दोस्तों, जो सारगैसो सागर है ये है अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, नीदरलैंड को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये हो जाएगा हॉलैंड नाम से दोस्तों नीदरलैंड को जाना जाता था। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? इनमें से दोस्तों बांग्लादेश, भारत, सिंगापुर या चीन। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, ये हो जाएगा बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी। अगला उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है, ये आपको यहाँ पर बताना है, ये हो जाएगा दोस्तों अरावली, क्योंकि राजस्थान में है। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कृष्णा नदी पर दोस्तों ये है नागार्जुन सागर, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में है, ये भी याद रखेगा। अगला प्रश्न है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? पहली बात दोस्तों राज्य, तो रणथंभौर दोस्तों राजस्थान में, और किसके लिए दोस्तों? बब्बर शेर, काला हिरण नहीं होगा, बब्बर शेर के लिए है। निम्न में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों से संबंधित है? दोस्तों यह है बगदा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति राजी बन रहा हो दोस्तों, ये सभी हमारे यहाँ भी, यूपी में भी दोस्तों थारू, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों 2011 के अनुसार लिंगानुपात दोस्तों यहाँ पर बताना है, तो 943 था, तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, यानी कि अधिकतम दोस्तों? लिंगानुपात दोस्तों हो जाएगा केरल का। अगला प्रश्न है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। 1994-95 में भारत में सेवा कर प्रारंभ किया गया। अगला, निम्न में से कौन सी संस्था भारत में राजकोषीय नीति तैयार करती है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वित्त मंत्रालय दोस्तों याद रखिएगा। राजकोषीय की नीति कौन तैयार करती है दोस्तों? वित्त मंत्रालय। और आरबीआई दोस्तों मौद्रिक नीति तैयार करती है, ये भी बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब शुरू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 को दोस्तों किया गया, बिल्कुल याद रखिएगा। एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कौन सा संविधान संशोधन? तो 101वां। जीएसटी दोस्तों किस अनुच्छेद में है? लिख लीजिए, 246 के ए में है। अगर आएगा जीएसटी परिषद या जीएसटी काउंसिल, तो जीएसटी परिषद दोस्तों यह है अनुच्छेद 279 के ए में, और जीएसटी दोस्तों 246 के ए में। याद रखें दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में बनेगा, इसलिए मैंने ज्यादा जोर देकर आप। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक का सर्वप्रथम
कब अपनाया गया? दोस्तों ये अपनाया गया था 1970 में, ऑप्शन नंबर डी। और भारत में दोस्तों शून्य बजट आधारित तकनीक को दोस्तों ये अपनाया गया था 1983 में। और इसका दोस्तों प्रतिपादन किसने किया था? तो पीटर ए पायर ने दोस्तों शून्य आधारित बजट तकनीक का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार गरीबी का संबंध नहीं, अज्ञान का संबंध गरीबी से है, उसी प्रकार दोस्तों धन का डॉलर से, ऐसा तो लगता नहीं है। स्कूल उत्कर्ष, शिक्षा से धन, तो ऑप्शन नंबर सी यही हो जाएगा सही। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द अक्षर युग्म ज्ञात करें। कुर्सी पर बैठना, प्लेट पर खाना। अब तुला क्या, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो तुला दोस्तों क्या, तराजू यानी कि वजन, के बॉडी थोड़ी ना होगा, ये होगा वजन। सूचनाएं एक यूनिट से दूसरे यूनिट तक ले जाने और उन्हें वापस लाने का काम कौन करता है? दोस्तों ये करता है डाटाबेस। अगला प्रश्न है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहां पर गया? ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन IBM। अगला प्रश्न है, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रित करता है, मदरबोर्ड करता है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके जरूर जाएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।